वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि आपने रासायनिक अपचयन के माध्यम से जो भी धातु प्राप्त किया वह धातु 95 से लेकर के 98% तक शुद्ध होता है, लेकिन 100% तक शुद्ध करने के लिए यानी कि किसी भी धातु की जो उपयोगिता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन सभी धातुओं की उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान में थोड़ी सी भी अशुद्धियाँ रहती हैं तो ऐसे कंडीशन में उसमें रेजिस्टेंस आता है, और जब रेजिस्टेंस आता है तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम बने हुए ट्रांजिस्टर होते हैं PNP, NPN जो ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर, वो उसमें रेजिस्टेंस आ सकता है, वो हीट हो सकते हैं और वो आराम से मेल्ट कर सकते हैं, यानी कि वो ब्रश हो सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की धातुओं का 100% शुद्ध होना ज़रूरी है। तो जो हमने रासायनिक अपचयन के माध्यम से धातु प्राप्त किया वो धातु 95 से लेकर के 98% तक शुद्ध होता है, लेकिन उसको हमको अति शुद्ध करने के लिए इस प्रकार धातुओं के यानी जो अशुद्ध धातुएं हैं, धातुओं का शुद्धिकरण करना यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी जो मेटल हमने रासायनिक अपचयन से प्राप्त किया उस धातु को हमें और भी ज़्यादा शुद्ध करने की ज़रूरत है, जिसमें से कुल 5 प्रकार की पद्धतियां हैं। जिसमें से पहला आपका होता है आसवन पद्धति, दूसरा होता है द्रवगलन पद्धति, तीसरा होता है विद्युत रासायनिक अभियन यानी विद्युत अपघटन पद्धति, चौथा होता है जोन रिफाइनिंग पद्धति, पांचवा होता है आपका वाष्प अवस्था शुद्धिकरण और छठा होता है जो क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं आसवन विधि, जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले एक गोल बॉटम का फ्लास्क लेते हैं, हम गोल बॉटम फ्लास्क लेते हैं। इस फ्लास्क में बाहर की तरफ एक डिलीवरी ट्यूब होती है, उस डिलीवरी ट्यूब में संघनित्र लगा होता है। ये संघनित्र है, कंडेंसर जिसको आप कहते हैं संघनित्र। ठीक है, ये जो संघनित्र है यहाँ से ऊपर से हम इसमें पानी डालते हैं और यहाँ से जो वाष्प निकलती है वो पानी के आने की वजह से वाष्प ठंडा होता है, और वाष्प ठंडा होता है तो धीरे धीरे इस पात्र में गिरता है। तो ये जो आसवन पद्धति है ये खासकर जिंक और मर्क्यूरी यानी कि ऐसे धातुएं जिनके गलनांक कम होते हैं उन धातुओं को शुद्धिकरण करने के लिए हम आसवन पद्धति का उपयोग करते हैं। जिंक में अशुद्धि है अथवा मर्क्यूरी में अशुद्धि है तो अशुद्ध जिंक अथवा अशुद्ध मर्क्यूरी को इस पात्र में लेने के बाद उसको हम टेम्परेचर देते हैं तो इनके चूंकि गलनांक कम होते हैं, तो जब गलनांक इनके कम होते हैं तो ये पिघलते हैं और पिघलने के बाद किस में जाते हैं? वाष्प में जाते हैं। अब ये जो वाष्प होती है वो धीरे धीरे इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलती है, और जब इस डिलीवरी ट्यूब से वाष्प बाहर निकलती है तो इस वाष्प को पानी के माध्यम से क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाष्प ठंडी होने के बाद में इस पात्र में इकट्ठा होता है। और जैसे जैसे द्रव जो आपका होता है द्रव में आया, द्रव जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे वो किस में बदल जाता है? सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये आसवन पद्धति खासकर जिंक अथवा मर्क्यूरी यानी ऐसे धातुएं जिनके गलनांक कम हो और उसमें जो अशुद्धि है उसके गलनांक अधिक हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में आपको मैंने बताया कि एक गोल बॉटम फ्लास्क लेना है और उस फ्लास्क के अंदर डिलीवरी ट्यूब लगाना है। यहाँ पर आपका कार्क होता है, इस कार्क को आप बंद करेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे आप गर्म करते जाएंगे तो निम्न गलनांक रखने वाली धातुएं जैसे जिंक अथवा मर्क्यूरी वाष्पीकृत होगा तो ये वाष्प जो होता है वो आपके डिलीवरी ट्यूब यानी निकास नली से बाहर आएगा, और निकास नली के बाहर लगा होता है संघनित्र, और इस संघनित्र से ये पानी हम डालते हैं तो और ये जो आपका वाष्प है ये ठंडा होता है तो द्रव बदलता है, और द्रव बदलने के बाद जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे ये ठोस बदल जाता है। तो इस प्रकार जिंक और मर्क्यूरी को अति शुद्ध करने के लिए हम आसवन पद्धति का उपयोग करते हैं। अब हम लोग दूसरी पद्धति का अध्ययन करेंगे जिसमें आपका है द्रवगलन पद्धति। द्रवगलन पद्धति में स्पेशली आपको क्या करना है कि निम्न गलनांक रखने वाले जैसे स्टेनस है या लेड है, तो स्टेनस और लेड के अति शुद्धिकरण करने के लिए हम लिक्वेशन यानी कि द्रवगलन पद्धति का उपयोग करते हैं। इसमें करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका स्टेनस धातु है उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसका गलनांक अधिक है, और जो आपका स्टेनस है इसका गलनांक कम है, या फिर लेड का गलनांक कम है लेकिन इसमें जो अशुद्धि है उसका गलनांक ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में
एक आपका यहाँ पर पात्र होता है और इस पात्र में ये जो पात्र होता है हमेशा हीट होता रहता है यानी गर्म होता रहता है। इस पात्र में जिस भी धातु का शुद्धिकरण करना है, जैसे आपका स्टेनस है या फिर लेड है, तो लेड अथवा स्टेनस का शुद्धिकरण करते दौरान हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अशुद्ध धातु यहाँ पर हम डालते हैं। तो स्टेनस का जो गलनांक होता है वो कम है और इसके अंदर जो अशुद्धि है उसका गलनांक ज़्यादा है। तो स्टेनस गलनांक कम होने की वजह से ये यहाँ पे जब आता है तो ये पिघल करके द्रव के रूप में चला जाता है और ये द्रव जो होता है वो इस पात्र में आ जाता है और जो आपकी अशुद्धि होती है जिसका गलनांक अधिक होता है वो यहीं पर रह जाता है। इस प्रकार जैसे मान लीजिए कि आपने स्टेनस लिया, स्टेनस में आपके आयरन की अशुद्धि है। स्टेनस में अगर आयरन की अशुद्धि है तो आपको पता है कि आयरन का जो धातु है उसका गलनांक अधिक होता है और स्टेनस गलनांक क्या है, कम है। ऐसे कंडीशन में अगर स्टेनस में आयरन का गलनांक है, आयरन की अशुद्धि है या फिर आयरन में स्टेनस की अशुद्धि है, तो उस अशुद्ध धातु को हम इस पात्र में लेते हैं और जैसे हम इस पात्र में लेते हैं तो यहाँ पर स्टेनस का गलनांक कम होने की वजह से वो मेल्ट कर जाता है और द्रव बदल जाता है और द्रव बदलने की वजह से वो एक धारदार यानी कि ढलानदार सतह के माध्यम से होते हुए दूसरे पात्र में आ जाता है और जो आपके आयरन की अशुद्धि है वो यहीं पर रह जाता है। तो इस प्रकार द्रव गलन पद्धति उन धातुओं के लिए होता है जिन धातुओं के गलनांक अत्यंत कम होते हैं और उनकी जो अशुद्धि है उनके गलनांक अगर अधिक हैं, तो ऐसे धातुओं के शुद्धिकरण करने के लिए हम द्रव गलन पद्धति का उपयोग करते हैं। इस द्रव गलन पद्धति में हम एक पात्र लेते हैं और ये पात्र ऑलरेडी पहले से ही गर्म रहता है और इस गर्म पात्र में हम स्टेनस और उसकी अशुद्धि अथवा लेड जैसे धातुओं को इसके अंदर हम डालते हैं और डालने के पश्चात जब वो गर्म होता है तो गर्म होने के पश्चात वो द्रव बदल जाता है, पिघल जाता है। पिघलने के बाद इस ढलान वाली सतह से होकर के वो दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम द्रव गलन पद्धति से निम्न गलनांक रखने वाले स्टेनस और लेड की शुद्धिकरण कर सकते हैं। अभी हम लोग तीसरी पद्धति पढ़ेंगे जिसमें आपका आता है विद्युत अपघटन पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए विद्युत अपघटन पद्धति में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में विद्युत अपघटन पद्धति यानी विद्युत अपघटन की क्रिया आपने पढ़ा था। उसमें आपको पता है कि फैराडे का नियम आता है। तो फैराडे ने क्या बताया था कि किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित विद्युत धारा और उस विद्युत अपघटनी सेल के एनोड और कैथोड पे प्राप्त होने वाला उत्पाद की जो मात्रा होता है वो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये आपको पता है। तो यहाँ पर हमें जब हम विद्युत अपघटनी सेल यानी कि विद्युत अपघटन विधि के द्वारा धातु का जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उस धातु के अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, एनोड। उसी धातु के 100% प्योर धातु का क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। और जिस धातु का आपका शुद्धिकरण करना है उसी धातु के साल्ट का हम क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। तो इस प्रकार मान लीजिए कि अब क्या होता है कि जब हम एनोड, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जो एनोड का धातु है वो ऑक्सीडेशन के पश्चात विलयन में आ जाता है। विलयन में जो धन आयन की मात्रा यानी कि जो सांद्रता है, धन आयन की जो सांद्रता यानी कि धातु की जो सांद्रता है वो बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो किधर आकर्षित होता है, कैथोड की तरफ आकर्षित होता है। इस प्रकार एनोड का जितना भी धातु है वो ऑक्सीडेशन के पश्चात विलयन में और विलयन का जो भी धातु है वो रिडक्शन के पश्चात कैथोड पे जाके जमा होता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड पे रह जाती है और उस अशुद्धियों को हम एनोडमेंट कहते हैं। अब जैसे ये जो प्रक्रिया है वो एल्युमिनियम के लिए भी होता है, कॉपर के लिए भी होता है और जिंक के लिए भी होता है। तो हम यहाँ पर कॉपर के एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया एनोड, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। आपने यहाँ पर लिया M सॉलिड, इसको आप बदल सकते हैं Mn++Na। ये कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। उसके बाद में फिर आप लेते हैं कैथोड, तो कैथोड पर आप लेंगे Mn++Ne- M, तो यहाँ हो जाएगा आपका सॉलिड। इस प्रकार एनोड का जो धातु है वो ऑक्सीडेशन के पश्चात विलयन में आ जाता है और उसके बाद में विलयन में जो धन आयन है वो कैथोड पर, कैथोड कौन सा आवेशित होता है, ऋणावेशित होता है। तो इस प्रकार कैथोड पर जा करके इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके उस पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस प्रकार अगर हम कॉपर का एग्जाम्पल लें तो आप देख पा रहे हैं कि कॉपर का एनोड यानी इम्प्योर कॉपर का एनोड हमने रखा है, 100% प्योर कॉपर का हमने कैथोड रखा है। इसके साथ साथ इस विलयन में यानी इस पात्र में जो हमने विलयन लिया है वो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। अब जो आपका एनोड है तो एनोड कॉपर का बना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका Cu सॉलिड, ये बदल जाएगा आपका Cu+++2E- यानी ये आपका हो गया
ऑक्सीडेशन क्रिया होती है किस पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। उसके बाद में कैथोड माइनस चार्ज होता है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका Cu+++2E- कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। इस प्रकार आपका जो एनोड का कॉपर है, जो अशुद्ध कॉपर है, वो ऑक्सीडेशन के पश्चात विलयन में आ जाएगा, यानी कि एनोड का कॉपर है वो ऑक्सीडेशन के पश्चात किस में आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। अब विलयन में Cu++ की सांद्रता बढ़ेगी, और जो विलयन में Cu++ की सांद्रता बढ़ेगी तो जो Cu++ है वो धीरे धीरे आकर्षित होकर कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो इस प्रकार एनोड का धातु ऑक्सीडेशन के पश्चात विलयन में, विलयन का जो धातु आयन है वो रिडक्शन के पश्चात कैथोड पे जाके जमा हो जाता है, जिससे एनोड का जो प्योर धातु है वो कैथोड पे जाके जमा हो जाता है, और एनोड पे जो अशुद्धि रह जाती है उसे हम एनोड मड कहते हैं। और एनोड मड कहते हैं, और एनोड मड से हम निष्क्रिय गैसें जिसमें से प्लेटिनम और गोल्ड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एक बार हम फिर से, अभी चौथा जो शुद्धिकरण है वो है जोन शुद्धिकरण, जोन रिफाइनिंग जिसको हम कहते हैं। जोन शुद्धिकरण में खासकर अर्ध धातुओं को लिया जाता है, जिसमें से आपका होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम और बोरान। यानी कि जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में हम खासकर अर्ध धातुओं का उपयोग करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान इत्यादि का हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। देखिए, ये जो शुद्धिकरण है ये सबसे अच्छी शुद्धिकरण है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सेमी मेटल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका उपयोग डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर में किया जाता है। अगर ये शुद्धिकरण अच्छा नहीं होगा तो आपका जो आपका पीएनपी, एनपीएन या फिर जो भी ट्रांजिस्टर हैं, या फिर जो आपका एनोड और कैथोड यानी डायोड और ट्रायोड है, उसमें जो अशुद्धियाँ होंगी उस अशुद्धियों से ऊर्जा निकलेगा, और उस ऊर्जा की या उस गर्मी की वजह से ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम बने हुए डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, ये भ्रष्ट हो सकते हैं, यानी कि ये टूट सकते हैं। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जोन रिफाइनिंग प्रोसेस खासकर हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम और बोरान के लिए करते हैं। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस का जो सिद्धांत है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अशुद्धि है वह द्रव स्वरूप में ज़्यादा घुलनशील होता है, जबकि ठोस स्वरूप में कम घुलनशील होता है। आप ध्यान रखिएगा कि जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में यह सिद्धांत लागू होता है कि जो अशुद्धि होती है, अशुद्धि द्रव स्वरूप में अधिक विलय होती है और ठोस स्वरूप में कम विलय होती है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में आप फिगर देख पा रहे हैं, एक बेलनाकार कांच की हम नली लेते हैं। इस बेलनाकार कांच की नली में बीच में बिल्कुल हम आपका जो अशुद्ध धातु है उसको हम फिट करते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई हवा नहीं रखते हैं। इस प्रकार इसके अंदर हम निष्क्रिय वातावरण, यानी कि इसके अंदर कोई भी गैस या निष्क्रिय गैसें हम भर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर शुद्धिकरण कर रहे हैं, अगर इसके अंदर आपका जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इत्यादि अगर दूसरी गैसें हो गई तो वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर हम निष्क्रिय वातावरण रखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपका बेलनाकार कांच की नली है, इस बेलनाकार कांच की नली के अंदर हम अशुद्ध धातु फिट कर देते हैं। अशुद्ध धातु फिट करने के पश्चात इसमें एक बेलनाकार जो आपका है हीटर होता है, यानी बेलनाकार हीटर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका धातु है और इस प्रकार यहाँ पर ये आपका बना हुआ हीटर है, तो इसके अंदर हम ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार ये जो धातु होता है वो मेल्ट करता जाता है, यानी इस सतह से क्या होता जाता है, मेल्ट करता जाता है। जब इस सतह से मेल्ट करता जाता है तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अशुद्धि होती है, यानी जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में जो अशुद्धि होती है वो द्रव स्वरूप में अधिक घुलनशील होती है और ठोस स्वरूप में कम घुलनशील होती है। तो इस प्रकार ये जो बेलनाकार हीटर है, यह आपका जब ऊपर से नीचे जाता है तो जो धातुएं होती हैं वो पिघलने लगती हैं, और जैसे जैसे वो पिघलती हैं वैसे वैसे जो अशुद्धियां हैं उस पिघलित स्वरूप में ज़्यादा घुलनशील होते हैं और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। ये हीटर बार बार ऊपर से नीचे या एक तरफ आपका ऊपर से नीचे हम करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका जो धातु है वो शुद्ध होता रहता है, और जो अशुद्धियाँ हैं वो पिघलित स्वरूप में घुल करके नीचे की तरफ आती रहती हैं। तो इस प्रकार जो वाष्प बनती है, धातु की जो वाष्प बनती है, उसको भी हम बाद में ठंडा करके वापस हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से हम अर्ध धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक। जोन रिफाइनिंग
Zone refining is a special method used to purify metals to a very high degree. Germanium used in semiconductor devices is purified by this method. A circular heater is fitted around a rod of impure germanium at one end. This is placed in an inert atmosphere. The heated zone of germanium melts along with its impurities. When the heater gradually shifts to the next zone, pure germanium cools and crystallizes out. The molten impurities shift to the next zone along with the heater. As the heater shifts from one end of the rod to the other, the impurities are driven to the extreme end from where they are discarded. The process is repeated several times to obtain ultra-pure germanium. दूसरा आपका है वाष्प अवस्था शुद्धिकरण। तो वाष्प अवस्था शुद्धिकरण में आपको दो बातें का ध्यान रखना है कि यह जो शुद्धिकरण है, यह वाष्प अवस्था शुद्धिकरण है। इस शुद्धिकरण में जिस भी धातु का शुद्धिकरण करना होता है, उस धातु को पहले किसी गैस के साथ अभिक्रिया करके वाष्प अवस्था में बदला जाता है और उसके बाद वाष्प स्वरूप में रहे धातु का विघटन करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं और जो हमें उप उत्पाद मिलता है उसका उपयोग हम दोबारा करते हैं। फिर से आप समझ जाइए, वाष्प अवस्था शुद्धिकरण में दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, ऐसी धातु जो किसी गैस के साथ अभिक्रिया करके वाष्प स्वरूप में चला जाए, वाष्प अवस्था में बदल जाए। और दूसरी जो पद्धति होती है उसमें वाष्प अवस्था में रहा धातु का विघटन, यानी कि वाष्प अवस्था शुद्धिकरण में हम पहली बात क्या करते हैं कि ऐसी धातु जो किसी भी गैस के साथ अभिक्रिया करके वाष्प अवस्था में बदल जाए, ऐसी धातुओं का हम सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं। इसके साथ साथ वो वाष्प अवस्था में जाने के बाद वह धातु आसानी से विघटित हो जाए और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए और जो आपका उप उत्पाद है उसका हम दोबारा उपयोग कर सकें। तो इस सिद्धांत का उपयोग सबसे पहले मोंड नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो उसे हम मोंड कार्बोनिल पद्धति भी कह सकते हैं, जिसमें से निकल का शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने निकल लिया। निकल आपका सॉलिड है, इसको हमने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड 330 से लेकर के 350 केल्विन तापमान हमने रखा। तो आपको पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैस है, तो निकल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके एक संकीर्ण यौगिक टेट्रा कार्बोनिल निकल का निर्माण करता है। यह कौन से स्वरूप में हो गया? गैस स्वरूप में हो गया। उसके बाद जब ये गैस स्वरूप में हो गया तो इस गैस को हम दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। जब दूसरे पात्र में हमने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में फिर हमने इससे अधिक तापमान दे करके हमने इसको विघटन करा दिया। 450 से लेकर के 470 केल्विन तक हमने जब टेम्परेचर दिया तो निकल जो है वो सॉलिड अवस्था में विघटित हो गया और जो आपका CO था वो गैस स्वरूप में बदल गया। अब ये जो गैस है वो वापस निकल के शुद्धिकरण के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले वाष्प अवस्था शुद्धिकरण का उपयोग मोंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने निकल के शुद्धिकरण के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया और एक संकीर्ण यौगिक टेट्रा कार्बोनिल निकल का निर्माण किया। यह जो गैस है इसको दूसरे पात्र में इकट्ठा किया। उसके बाद दूसरे पात्र में वापस उसका टेम्परेचर कितना कर दिया? 450 से लेकर के 470 केल्विन तापमान कर दिया। तो इस प्रकार जो निकल है वो कार्बोनिल के साथ विघटित हो गया और निकल सॉलिड स्टेट में यानी शुद्ध स्वरूप में प्राप्त हो गया और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि वाष्प अवस्था शुद्धिकरण में ऐसी धातुओं को ही ले सकते हैं आप जो किसी भी गैस के साथ में अभिक्रिया करके गैस स्वरूप में बदल जाएं, यानी वाष्प स्वरूप में बदल जाएं। तो इसको हम कहते हैं निकल मोंड कार्बोनिल प्रोसेस। इसी पद्धति का उपयोग करके दूसरे एक वैज्ञानिक थे वान आर्केल, उन्होंने जिरकोनियम का आयोडीन के साथ में अभिक्रिया कराया। जिरकोनियम सॉलिड था,
तो जिरकोनियम का आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा करके जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड प्राप्त किया, ये आपका हो गया गैस। उसके बाद में टिटेनियम का भी उन्होंने अभिक्रिया कराया 2I2, ये भी आपका हो गया गैस। इस प्रकार हो गया TiI4, ये भी आपका क्या हो गया गैस। इस प्रकार जिरकोनियम का आयोडीन गैस के साथ में रिएक्शन करा करके जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड लिया। उसके बाद में टिटेनियम का आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा के टिटेनियम टेट्राआयोडाइड का निर्माण किया। उसके बाद में ये जो दोनों निर्माण हो गए, उनको टंगस्टन के तार पर 1800 केल्विन तापमान पर जब उन्होंने इसको प्रवाहित किया, यानी ये टंगस्टन के तार पर 1800 केल्विन तापमान प्रवाहित किया, तो जिरकोनियम जो है वो टंगस्टन के वायर के साथ में डिपॉजिट हो गया सॉलिड के रूप में, और जो आपका आयोडीन था वो मुक्त हो गया। इसी प्रकार आपका हो गया टिटेनियम I4 टंगस्टन W, और ये 1800 केल्विन तापमान पर तो टिटेनियम टंगस्टन के वायर पे जमा हो गया, और जो आयोडीन था वो गैस के रूप में उड़ गया, और उस गैस को हम वापस इकट्ठा करके हम फिर से जिरकोनियम और टिटेनियम का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो जो धातुएं हैं वो गैस के साथ अभिक्रिया करके संकीर्ण यौगिक या फिर वाष्प अवस्था में बदल रहे हैं, और जो अशुद्धियां हैं वो गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो इस प्रकार वाष्प अवस्था शुद्धिकरण के माध्यम से भी हम प्योर धातु प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, क्रोमेटोग्राफी पद्धति ये आपका अंतिम शुद्धिकरण है। खासकर धातु आयन का जो शुद्धिकरण किया जाता है, मान लीजिए किसी भी विलयन में अलग अलग प्रकार के धातु आयन है। जैसे मान लीजिए किसी विलयन में कॉपर आयन है, जिंक आयन है, कॉपर आयन है, जिंक आयन है और आयरन है। तो ये जो आयन हैं इनको अलग करने के लिए, इन्हें शुद्धिकरण करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी पद्धति पूरी तरह से अधिशोषण पर आधारित है। आपको पता है कि अधिशोषण के दौरान अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह पे आकर्षित होकर के जमे रहने की घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी पद्धति है वो पूरी तरह से अधिशोषण पे आधारित है। अब यहाँ पर आपको ये भी मैंने बताया है कि अलग अलग प्रकार के अधिशोषित पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकार के अधिशोषक पदार्थ लिए जाते हैं, क्योंकि एक अधिशोषक पदार्थ सभी अधिशोषित पदार्थों का अधिशोषण नहीं कर सकता। इस प्रकार अगर मान लीजिए कि किसी विलयन में आपका जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ये तीनों के तीनों जो आयन हैं वो मिक्स हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के अधिशोषित पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकार का अधिशोषण हम लेते हैं, जिसमें से आपने चैप्टर नंबर 5 में आपने अधिशोषण और अधिशोषित के बारे में आपने विशेष अध्ययन किया है। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर मान लीजिए हमने सिलिका जेल ले लिया, एल्युमिना जेल ले लिया, मिट्टी ले लिया या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, यानी कि विभिन्न प्रकार के हमने क्या ले लिया, अधिशोषक पदार्थ ले लिया। तो मान लीजिए कि जिंक जो है वो सिलिका जेल पर ज़्यादा अधिशोषण हो रहा है, और जो आपका कॉपर है वो एल्युमिना जेल पे ज़्यादा अधिशोषण हो रहा है। इसके साथ साथ जो आयरन है वो जो आपका आयरन है वो मिट्टी पे ज़्यादा अधिशोषण हो रहा है। तो इस प्रकार आपका अलग अलग प्रकार का जो अधिशोषण है, यानी अलग अलग प्रकार का जो अधिशोषक पदार्थ है वो अलग अलग प्रकार के अधिशोषित पदार्थ को अपने सतह पे आकर्षित करके जमा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे मान लेते हैं आपका जो आ गया Cu++ आ गया, यहाँ पे आपका आ गया Zn++, और यहाँ पे आ गया आपका Fe++। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ए आयरन का कॉलम यहाँ बन गया, और ये आपका जिंक का कॉलम हो गया, और ये हो गया आपका कॉपर का कॉलम। तो इस प्रकार इसको हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, अब उसके लिए आपने पेपर ले लिया। आप पेपर ले लिया तो पेपर को किसी विलायक में ले लिया। मान लीजिए कि हमारा ये जो ब्लैक इंक है, ये जो ब्लैक इंक है ये किससे बना हुआ है, ये कितने रंगों से बना हुआ है, इस रंगों को अलग करना है हमको। तो ऐसी कंडीशन में पेपर क्रोमेटोग्राफी का आप उपयोग कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के एक सिरे पर आप स्याही की एक बूंद डाल दीजिए और किसी उचित विलायक में इसको डुबो दीजिए। तो आपका जो पेपर के ऊपर है, आपको पता है अलग अलग रंगों का जो लंबाई होती है, तरंग लंबाई अलग अलग होती है, उनकी फ्रेक्वेंसी भी अलग अलग होती है। इस प्रकार जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपका अलग अलग रेखाएं प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो इंक है, यानी जो स्याही है, वो ब्लैक कलर की जो स्याही है वो किन किन रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो जब अगर आपने अधिशोषण के लिए यानी क्रोमेटोग्राफी पद्धति के लिए आपने पेपर लिया तो उसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। और एक पद्धति और ही होता है जिसको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटोग्राफी पद्धति है पूरी तरह से
अधिशोषण पर आधारित है और अधिशोषण में अधिशोषक विशिष्ट होता है। एक अधिशोषक सभी अधिशोषित पदार्थ को अपनी सतह पर आकर्षित नहीं कर सकता, इसलिए हमें धातु के आयनों के शुद्धिकरण करने के लिए अलग अलग प्रकार के धातु आयनों के लिए अलग अलग प्रकार के अधिशोषित पदार्थ का चुनाव करना होता है।